हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 10 विषय विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में बताया जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के निम्नलिखित प्रक्रम, जिसमें नंबर 1 जांच और त्रुटि विधि, नंबर 2 आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित किया जा सकता है, नंबर 3 ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। तो बात करते हैं पहले नंबर 1 कहा गया आपका जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि। नंबर 2 आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि। नंबर 3 ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल एक ही विधि है, जो पहली वाली विधि है जांच एवं त्रुटि विधि। तो जांच एवं त्रुटि विधि है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं, जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि। तो जांच एवं त्रुटि विधि में सर्वप्रथम हम एक रासायनिक समीकरण लेते हैं और उस रासायनिक समीकरण में दो पक्ष, एक अभिकारक दूसरा आपका उत्पाद होता है, और इसमें हम अभिक्रियाओं में अणुओं परमाणुओं की संख्या को दोनों दिशाओं में संतुलित करते हैं। तो सर्वप्रथम हम कोई आपकी विधि ले लेते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि नियम के आधार पर, नियम में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, और इसमें अभिक्रिया के दाईं दिशा में उत्पाद लिखा जाता है, वह क्रिया के बाईं दिशा में अभिकारक होते हैं, और जो अभिक्रिया होती है उसे तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं, कि तांबे की अभिक्रिया, तांबा कापर को बोलते हैं Cu, तांबे की क्रिया या तांबे की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तांबे की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 कम सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा जल प्राप्त होता है, जिसका सूत्र H2 होता है, प्राप्त होता है। अब ये भाषा में हो गया। अगर इसको हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं Cu प्लस H2SO4, एरो लगाया गया, तीर लगाया गया, यहाँ से बना आपका CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2। अब यह रासायनिक अभिक्रिया होगी। हमने उदाहरण में लिया कि तांबे की अभिक्रिया, तांबा का मतलब कॉपर, परमाणु क्रमांक 29 होता है, प्रतीक आपका CO हो गया। कि अभिक्रिया शांत का मतलब कंसंट्रेट, दो चीजें होती हैं, एक तनु होता है, एक शांत। शांत मतलब गाढ़ा विलयन, तनु का मतलब हल्का विलयन आपको होता है। तो शांत H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर प्राप्त क्या हुआ, तो कॉपर की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया गया, कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त हुआ। अब अभिक्रिया में हमें करना क्या, यहाँ से जांच एवं त्रुटि विधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जांच एवं त्रुटि मतलब पहले आपको देखना है, चेक करना है, जांच करना है, फिर उसके बाद होने वाली जो कमी है उसको संतुलित करना है। तो संतुलित, अब ये जो समीकरण लिखी है ये किस प्रकार की समीकरण हो गई, असंतुलित समीकरण हो गई।
असंतुलित समीकरण। अब इसको हमको संतुलित करना है। अब संतुलित समीकरण है क्या? मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के अणु और परमाणु उत्पाद के अणुओं और परमाणुओं की संख्या या परमाणु द्रव्यमान दोनों का आपस में बराबर हो जाए, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो संतुलित समीकरण कहलाती है। और असंतुलित समीकरण को एक नाम से और जाना जाता है। असंतुलित समीकरण को कंकाली अभिक्रिया या सांचा क्रियाओं के नाम से जानते हैं। सांचा क्रिया या कंकाली क्रिया किसे कहते हैं? इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है, लेकिन इस प्रकार की अभिक्रियाएं में अभिकारक और उत्पाद के अणुओं और परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कंकाली अभिक्रिया या सांचा अभिक्रिया या ढांचा अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इन अभिक्रियाओं को असंतुलित समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक था वो था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हमारे पास एक समीकरण आ गई। प्रश्न पूछा जाएगा आपका कि कॉपर की अभिक्रिया सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर कॉपर सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड व जल प्राप्त हुआ। इस रासायनिक समीकरण को जांच एवं त्रुटि विधि द्वारा संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? संतुलित करने के लिए 3 स्टेप या 4 स्टेप के माध्यम से आप इसे संतुलित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना? उपरोक्त समीकरण में जो सबसे छोटा परमाणु, मतलब पॉइंट नंबर 1 संतुलित करने का जो तरीका है हमारा, उपरोक्त समीकरण में जो सबसे छोटा परमाणु है उसको दोनों दिशाओं में संतुलित करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में सबसे छोटे अगर परमाणु की बात किया जाए तो कॉपर। अब कॉपर जब तीर के आगे की बात की जाती है तो इधर हम बायां पक्ष बोल सकते हैं, और जो तीर के आगे पोर्शन पहुंचा जो पहले वाला था वो बायां पक्ष हो गया, जो आगे पहुंच रहे हो कैसा? दायां पक्ष हो गया। तो इसे हम बोल सकते हैं बायां पक्ष, और जो आगे बढ़ रहा वहां से आपका कैसा आ जाएगा? दायां पक्ष आपका हो जाएगा। ये हमारा कैसा हुआ? दायां पक्ष आपका हो गया। अब पहले हम बाएं पक्ष में जो परमाणु है उसको देखते हैं और उस परमाणु को दाएं पक्ष में संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो कॉपर के परमाणुओं की संख्या 1 थी। अब दूसरे पक्ष में दाएं पक्ष में देखते हैं कि कॉपर के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो जब अभिकारक के रूप में कॉपर 1 लिया गया तो उत्पाद के रूप में भी कॉपर 1 प्राप्त हुआ। तो कॉपर को संतुलित करने का कोई तात्पर्य यहाँ नहीं, क्योंकि आप पहले से ही संतुलित है, तो हमें यहाँ परमाणुओं में बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो नंबर 1 में लिखेंगे उपरोक्त रासायनिक समीकरण में सबसे छोटा परमाणु कॉपर है, जिसमें बाएं और दाएं दोनों दिशाओं में कॉपर के परमाणुओं को संतुलित करते हैं। लेकिन इस समीकरण में पहले से कॉपर के परमाणु संतुलित हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया। फिर पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर अब कॉपर हो गया तो अगला आया क्या? फिर छोटा कोई परमाणु लेते हैं तो हाइड्रोजन के परमाणु, सल्फर डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 और सल्फर के परमाणुओं की संख्या 1, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है। तो फिर सबसे छोटा परमाणु के रूप में सल्फर यहाँ पर है, तो अभिकारक के रूप में सल्फर 1 लिया गया, लेकिन उत्पाद के रूप में सल्फर कितने प्राप्त हुए? 2 प्राप्त होगी। तो इस रासायनिक क्रिया में अब सल्फर के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। तो सल्फर के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए अभिकारक में जो यौगिक लिया गया उसके आगे 2 लगा दिया जाता है। तो यहाँ से आपका हो गया, आगे लगाया गया 2। जब यहाँ पर 2 लगा दिया गया तो उत्पाद में प्राप्त सल्फर के परमाणुओं की संख्या अभिकारक के सल्फर के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो गया। तो पहले नंबर में लिख लेते हैं, पहले उपरोक्त समीकरण में सबसे पहले कॉपर की परमाणु को संतुलित करते हैं। इस समीकरण को हम मान लेते हैं समीकरण 1, संतुलित करते हैं। परंतु समीकरण 1 में
समीकरण 1 में कॉपर के परमाणु संतुलित है। अब नंबर 2, उपरोक्त समीकरण में सल्फर के परमाणुओं को संतुलित करने पर सल्फर के परमाणुओं को संतुलित करने पर उत्पाद में 2 परमाणु होने के कारण अभिकारक में H2SO4 के 2 अणु बनाते हैं। नंबर 3, अब यहां से जब सल्फर के परमाणु तो बराबर हुए दोनों दिशाओं में, अब हमें संतुलित करना है हाइड्रोजन के परमाणुओं को और ऑक्सीजन के परमाणुओं को। तो नंबर 3, उपरोक्त समीकरण में हाइड्रोजन के परमाणुओं को संतुलित करने के लिए जल के अणुओं में, जल मतलब H2 के अणुओं की संख्या 2 करते हैं। अब ध्यान देंगे, पुनः समीकरण लिख रहे हैं। Cu प्लस का H2SO4 बदल गया इसमें CuSO4 प्लस का SO2 प्लस का H2। तो पहले पॉइंट में क्या किया गया, कॉपर के परमाणुओं की संख्या को देखा गया, ऑलरेडी संतुलित थे, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। फिर पुनः सल्फर की संख्या को संतुलित करने के लिए सल्फर के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में 2 थे, इसलिए अभिकारक में सांसल्फ्यूरिक अम्ल के अणुओं की संख्या 2 बनाई गई। अब यहाँ से कॉपर की संख्या भी संतुलित हो गई और सल्फर की भी संख्या संतुलित हो गई। पॉइंट नंबर 3 में हम उपरोक्त समीकरण में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए, तो यहाँ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या थी 4, अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4, लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 थी, इसलिए जल के अणुओं की संख्या हमने कितनी बना दिया, 2 बना दिया। अब कॉपर भी संतुलित, सल्फर भी संतुलित और हाइड्रोजन के परमाणु भी संतुलित, शेष बचे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ से गिनते हैं, 4 दूनी 8 हुई, तो यहाँ से 4 हुआ, 4 2 6 2 8 हो गया। इस प्रकार से जो समीकरण हमारी प्राप्त हुई वह कैसी समीकरण हो गई, संतुलित समीकरण हो गई। अतः प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण कहलाती है। इस प्रकार से हम जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा अणुओं और परमाणुओं को आपस में संतुलित करते हैं और जो समीकरण प्राप्त होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा किस प्रकार से हमारी जो तांबे की अभिक्रिया सांसल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई गई थी वह क्या हुई, संतुलित हो गई। और नंबर 2 की बात करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन विधि या ऑक्सीकरण संख्या विधि, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए केवल हमको जांच एवं त्रुटि विधि ही देखना है। और
इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से भी संतुलित कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं Cu प्लस H2SO4 CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O को संतुलित करने की दूसरी विधि। तो पहले एक चार्ट बना लेते हैं इसमें। तो हल में हम देखते हैं सॉल्यूशन में हमारा यह संतुलित करने की विधि, यहाँ लिख सकते हैं संतुलित करने की विधि, संतुलित करने की विधि। तो संतुलित करने की जो दूसरी विधि है इसमें एक छोटा सा हम चार्ट बनाते हैं, सारणी बना लेते हैं। सारणी के अनुसार लिख सकते हैं, सारणी के अनुसार, सारणी के अनुसार। अब सारणी में यहाँ एक क्रमांक का कॉलम बनाते हैं, दूसरा आपका तत्व का कॉलम बना लेते हैं, तीसरा अभिकारक के, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। अगला कॉलम बनाते हैं उत्पाद में, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। छोटी सी सारणी बनाना है। अब कितने तत्व हैं पहले रासायनिक समीकरण देखेंगे। समीकरण हमारी थी Cu प्लस, एक बार फिर से नीचे लिख लेते हैं, H2SO4 प्लस का एरो लगा के आपका यहाँ से आ गया CuSO4 प्लस का SO2 प्लस का H2O जल आपका। अब क्रमांक में कितने तत्व हैं, अभिकारक में जितने तत्व हैं उतने क्रमांक बना लो। तो कॉपर एक आपका हुआ तत्व कौन सा है, कॉपर आपका। दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन आपका है, हाइड्रोजन लिख लो। तीसरा कौन सा है, सल्फर आपका है, तो सल्फर। तो पहले छोटे वाले परमाणु को, तो सबसे पहले कुछ छोटा परमाणु में सल्फर, फिर उसके बाद किसको लिखें, हाइड्रोजन। फिर अगला कौन सा परमाणु आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो अभिकारक में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी, 4 आपकी होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कॉपर 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4। लेकिन क्रम के अनुसार सबसे पहले कॉपर को, फिर उसके बाद सल्फर को, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। इस प्रकार से हमारी सारणी बनके तैयार हुई। अब इस सारणी के अनुसार हमको इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो कॉपर के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में कितने कॉपर के परमाणु हैं और उत्पाद में कितने, वो परमाणुओं की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। तो हम देखते हैं कॉपर जो है अभिकारक में कॉपर के परमाणुओं की संख्या कितनी, 1। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कितनी, ये आपका 1 हो गया, ये हमारा पहली रिएक्शन हो गई। तो यहाँ से उत्पाद में कॉपर के कितने आए, यहाँ भी 1। तो जब दोनों में बराबर संख्या है तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो भाषा में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया, 2 नंबर का आया, तो इतना कार्य वहां पर प्रदर्शित किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। फिर दूसरा तत्व है, दूसरा हमारा कौन सा है, सल्फर। अब अभिकारक में सल्फर के परमाणुओं की संख्या 1, तो अभिकारक में सल्फर के परमाणुओं की संख्या 1। अब उत्पाद में सल्फर के परमाणुओं की संख्या कितनी, 2। तो हमको क्या करना है, दोनों में मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है। तो दोनों में बराबर करने के लिए घटाया जा नहीं सकता है, केवल बढ़ा ही सकते हैं परमाणुओं की संख्या को। तो यहाँ पर क्या किए, सल्फर में परमाणुओं की संख्या को 2 से गुणा कर दिए। अब सल्फर के परमाणु की संख्या जब अभिकारक में 2 से गुणा हुआ तो अणु में तो गुणा होगा नहीं कभी, अणु का मतलब नीचे आपका लगा दीजिए, हमेशा वृद्धि होगी परमाणुओं में। तो संपूर्ण अणु के लिए आगे आपका 2 से गुणा, तो H2SO4 के अणुओं की संख्या है 2 कहलाएगी। तो आपका 2 सल्फर के परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 2। दोनों आपस में बराबर हो गया, ये पॉइंट नंबर हमारा हो गया। फिर अगला देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या। तो अभिकारक में जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है उसमें अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी दे रखी है, पहले से 2 दे रखी है। अब हम उत्पाद में ढूंढते हैं कि उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है, 2 ही है।
लेकिन जब हमने सल्फर में परमाणुओं की संख्या का गुणा 2 से किया प्लस सल्फर में परमाणुओं की संख्या का 2 से जब गुणा कर दिया था तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ कितनी हो गई थी 4। तो यहाँ पर पहले से हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी थी, अब यहाँ से अभिकारक जब हम ढूंढ रहे हैं तो परमाणुओं की संख्या हो गई 4। जब 4 हुई तो अब जो उत्पाद हमारा था, उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है 2, तो इसके लिए कितने का गुणा किए 2, तो यहाँ फिर से कितने का गुणा हो गया 2 का आपका गुणा हो गया। अब जब यहाँ 2 का गुणा हुआ तो यहाँ भी 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हो गया, सल्फर 2 कापर 1 शेष बचा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखते हैं कि कापर 1 हाइड्रोजन 4 सल्फर 2 ऑक्सीजन कितने में 4, यहाँ 4 का 2 गुना चल रहा है तो 4 और 2 कितने 4 हुए तो 8 हाथ में हो गए। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर हो गई कितनी 8। अब यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु 4, यहाँ से 2 आए, फिर यहाँ से 2 आए, तो 4 तो 6 2 8। अब इस प्रकार जो ऊपर वाली रासायनिक समीकरण या प्राप्त हो गई, या रासायनिक समीकरण कैसी होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इस प्रकार से हम जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। और हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करेंगे, पढ़ रहे थे। तो यहाँ से अगली हमारी रासायनिक समीकरण है H2 + O2 H2। इसको जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा कैसे संतुलित करेंगे देखते हैं। तो फिर से हम सारणी विधि के द्वारा ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ से बना लेते हैं सारणी के अनुसार। अब सारणी में क्या बना था, पहला आपका आया क्रमांक, दूसरा हमारा था तत्व, कौन कौन से तत्व आए, तीसरा बना आपका अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, फिर अगला था हमारा उत्पाद में तत्व या परमाणुओं की संख्या, अब यहाँ देखते हैं कितने तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभिकारक किसे कहते हैं इसकी भी बात कर देते हैं हम। अभिकारक ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अणु या परमाणु आपस में टक्कर करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणु जो उत्पाद बनाने में प्रयुक्त होते हैं अभिकारक कहलाते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ से H2 और O2 आपस में क्रिया किया तो उत्पाद के रूप में क्या बना, आपका यहाँ से जल बना। तो वे पदार्थ जो आपस में टक्कर या क्रिया करते हैं उत्पाद बनाने के लिए वो अभिकारक कहलाते हैं। तो ये है हमारे अभिकारक। और उत्पाद जो पदार्थ अभिकारक आपस में टक्कर करके जिन पदार्थों का निर्माण करते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो उत्पाद के रूप में यहाँ पर आया हमारा H2। तो तत्व कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 तत्व हमारे पास हैं। तो एक यहाँ से हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन लिख लिए, दूसरा कौन सा आया ऑक्सीजन। तो क्रमांक पहला आपका हाइड्रोजन हो गया, दूसरा क्या हुआ ऑक्सीजन। अब अभिकारक में अणुओं की संख्या, तो अभिकारक में देख रहे हैं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है। अब उत्पाद में देखते हैं, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ भी कितनी है, यहाँ पर भी हो गई 2। अब ये तो बराबर इसको ऐसे ले लिए थे पहले। फिर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या देखते हैं, अभिकारक में कितनी है 2 है। उत्पाद में कितनी है, उत्पाद में हमारे पास कितनी, केवल 1 है आपका। अब हमारी अभिक्रिया इसीलिए संतुलित नहीं है क्योंकि अभिकारक में ऑक्सीजन के अणुओं और परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है। तो इन संख्याओं को बराबर करने के लिए अब हम तत्वों को बराबर करते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 1 है, इसलिए यहाँ कितने से गुणा की 2। अब इस रिएक्शन को नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, H2 प्लस का आपका O2 बदल गया किसमें H2। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी बनाए 2, तो यहाँ तो 2 लगाना नहीं, आगे 2 लगे। जब आगे 2 लगाए तो सारणी में एक नया परिवर्तन हुआ कि जब ये पहली, इसको कह सकते हैं अभिक्रिया नंबर 1, अब ये कंडीशन आ गई अभिक्रिया नंबर
2 आपका हो गया। जब दूसरी कंडीशन आई इतना। अब यहाँ पर फिर देखते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु तो बराबर, लेकिन आगे 2 लगाने पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में बराबर नहीं है, इसलिए पुनः अब सारणी 1 बनाई जाएगी, पुनः सारणी कौन सी 2 बनाई जाएगी। तो इसको कह सकते हैं फर्स्ट सारणी के अनुसार। अब यहाँ सेकेंड सारणी के अनुसार, सेकेंड सारणी के अनुसार अब फिर से ऐसी कंडीशन बना रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, हाइड्रोजन आया, दूसरा क्या है ऑक्सीजन आ गया, ये हमारे क्या हो गए तत्व हो गया। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन के कितने हुए 2, उत्पाद के कितने हो गए 2, लेकिन अब हाइड्रोजन संतुलित नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4, यहाँ कितने थे 2, यहाँ कितने हुए 4। तो अभिकारक में अणुओं की संख्या को कितना कर दिया गया 2 कर दिया गया। तो इस रासायनिक प्रक्रिया में आगे कितने से गुणा किया गया 2। तो यहाँ से इस सारणी को भी हम बॉक्स के अंदर बना लेते हैं। फिर नई सारणी रिएक्शन संतुलित होकर आ गई, क्या प्राप्त हुआ हमें, अब यहाँ इसके आगे पुनः जब 2 का गुणा किया गया तो आ गया 2H2, फिर प्लस का आपका क्या हुआ O2, इसमें बदल गया 2H2O। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी 4, उत्पाद कितने 4, अभिकारक में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितने 2। तो यहाँ से उत्पाद के अणुओं की संख्या कितनी 2, अर्थात परमाणु यहाँ 2 यहाँ भी 2। तो इस प्रकार जो समीकरण प्राप्त हुई, अब इस समीकरण को हम देख सकते हैं कि 2 दूना 4, यहाँ कितने 4, ऑक्सीजन कितना 2, यहाँ कितने 2। अतः प्राप्त समीकरण कैसी होगी, अतः प्राप्त समीकरण कैसी समीकरण है, संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण होगी, ऐसा कर सकते हैं। ओके, ये हो गई बात पहले वाले समीकरण को संतुलित करने का। तो मैं इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट लें, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की। तो इसी प्रकार से हम कोई दूसरी रासायनिक समीकरण लेते हैं। दूसरी रासायनिक समीकरण के रूप में ले लेते हैं Na की अपक्रिया सोडियम की अपक्रिया कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ, और क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया कराने पर प्राप्त क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब इस रासायनिक समीकरण को भी हम जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा संतुलित करेंगे। तो सोडियम की अपक्रिया क्लोरीन के साथ, तो यहाँ सोडियम परमाणु क्लोरीन अणु है। अब अणु और परमाणु में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा इसकी भी बात कर देते हैं कि अणु क्या है और परमाणु क्या है। परमाणु, तो जहां पर एक तत्व, सिर्फ एक तत्व हो, वो आपका क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और जहां पर तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा या पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा या आपका उपसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के बने जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। तो अगर समान प्रकार की बात किया जाए, क्लोरीन के साथ जुड़ा क्या बनाया, Cl2 बना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा O2 बना, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो आपका H2 प्राप्त हुआ। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये आपके अणु हैं। और परमाणुओं के रूप में हम तत्वों को भी कह सकते हैं कि तत्व हमारे क्या होते हैं, परमाणु के, जैसे हाइड्रोजन है, कॉपर है, नाइट्रोजन है, इस प्रकार से बहुत सारे तत्व हैं। तो सभी तत्व आपके जो होते हैं वो परमाणु कहलाते हैं। और जो हमारे अणु होते हैं वो आपस में संयोग करके बने होते हैं, एक निश्चित अनुपात के माध्यम से बने होते हैं। तो यहाँ से सोडियम परमाणु हो गया, क्लोरीन अणु हो गया, NaCl भी एक अणु या यौगिक है। तो अब इस रासायनिक समीकरण को जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा संतुलित करना है। फिर से सारणी के अनुसार देखते हैं तत्वों की संख्या कितनी है, 2 हमारे पास, तो 2 तत्व ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से तत्व, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो तीर के पहले जो लिखा होता है वो अभिकारक, तीर के बाद दाहिनी दिशा में तीर के वो आपका उत्पाद होता है, और तीर के बाईं दिशा में वो आपका अभिकारक होता है। तो यहाँ से आपका तत्व के रूप में Na लिया गया और Cl ले लिया गया। तो इस प्रकार से हम Na और Cl की अभिक्रिया को संतुलित करना है, तो हम इसको एक ही सारणी के द्वारा भी संतुलित कर सकते हैं, अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बात करते हैं पहले सोडियम परमाणु की। तो सबसे छोटे परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करना होता है।
तो सोडियम के परमाणु एक, यहाँ पर सोडियम का परमाणु एक पहले से संतुलित हमें दिख रहा है, हम इसको एक एक ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्लोरीन के यहाँ परमाणुओं की संख्या 2, यहाँ पर क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 1, तो इसको दुगना करने के लिए 2 से गुणा किया, क्लोरीन बराबर हो गया। लेकिन जब हमने रासायनिक समीकरण में 2 से उत्पाद में 2 से गुणा किया, जब 2 से गुणा किया तो Cl के परमाणुओं की संख्या 2 होने के साथ सोडियम के भी परमाणुओं की संख्या 2 हो गई। लेकिन अभिकारक में सोडियम के परमाणुओं की संख्या पहले स्टेप में 1 थी, इसलिए सोडियम के भी परमाणुओं की संख्या 2 बनाई, तो अभिकारक में सोडियम के आगे 2 लगाया गया। जब अभिकारक में 2 लगाया गया तो ऊपर भी कितने का गुणा हुआ 2, उत्पाद में भी कितने का गुणा हुआ 2। इस प्रकार से जो हमारी समीकरण प्राप्त हुई, इस प्रकार से प्राप्त समीकरण, इस प्रकार से प्राप्त समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण इस प्रकार से प्राप्त समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। अब ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई, ये कैसी समीकरण हुई? संतुलित। हमने एक ही स्टेप में रासायनिक समीकरण को संतुलित किया। फिर से एक बार देख सकते हैं, प्रश्न के रूप में दिया गया था कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा संतुलित करना है। समीकरण क्या थी? Na+Cl2, एरो लगाया गया, बना NaCl। अब Na के परमाणुओं की संख्या 1 थी, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन अणुओं के रूप में हुआ, बना सोडियम क्लोराइड। अब सारणी के अनुसार जब इसे हम संतुलित कर रहे हैं तो यहाँ से क्रमांक तत्व, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, हमने कहा तीर के पहले बाईं दिशा में जो लिखा होता वो अभिकारक कहलाता, तीर के दाईं दिशा में जो लिखा होता वो उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ से अभिकारक में सोडियम क्लोरीन, उत्पाद में भी सोडियम क्लोरीन, 2 ही परमाणु थे। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या हमारे पास सोडियम की 1 थी, फिर उसके बाद उत्पाद में भी 1 था, लेकिन अभिकारक में क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या कितनी? 2 थी, और उत्पाद में क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 1। तो क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए हमने उत्पाद में सोडियम क्लोराइड के आगे 2 का गुणा कर दिया। जब आगे 2 बढ़ाया गया तो सोडियम के भी परमाणुओं की संख्या 2 हो गई। जब सोडियम के परमाणुओं की संख्या 2 हुई तो जो अभिकारक था उसमें सोडियम के परमाणुओं की संख्या 1 थी, तो उसके आगे भी हमने 2 लगाया। इस प्रकार दोनों दिशाओं में, अभिकारक और उत्पाद दोनों में सोडियम के परमाणुओं की संख्या भी बराबर हो गई और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी बराबर हो गई। तथा क्लोरीन के 2 परमाणु, उत्पाद में भी क्लोरीन के 2 परमाणु, सोडियम के अभिकारक में 2 परमाणु, उत्पाद में भी सोडियम के 2 परमाणु। इस प्रकार से जो प्राप्त हुई रासायनिक समीकरण, कैसी समीकरण? संतुलित रासायनिक समीकरण। और यह जो विधि होती है वो जांच एवं त्रुटि विधि होती है। इस प्रकार से हम बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं।